हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रजेश सर में। तो आपके लिए लेके आया हूँ मैं यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही उम्दा एकदम बहुत ही अच्छी और बहुत ही सटीक जानकारी के साथ 30 क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छे होंगे आपके। और हिंदी में क्या है ना कि जो मिक्स क्वेश्चन मैं लाया हूँ वो बहुत ही उम्रदाज एकदम बहुत ही अच्छे हैं जो आए हुए क्वेश्चन है मेरे भाई। तो मैं कहना चाहूँगा, हार्ड वर्क आपको वहाँ पहुँचा देता है मेरे दोस्त जहाँ से भाग्य को खुद जख्म मार के आपका साथ देना पड़ता है मेरे भाई। हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देता है जहाँ से भाग्य को खुद जख्म झक मार के आपका साथ देना पड़ता है मेरे भाई। और ध्यान रखना कि जो मेहनत करता है वो रंग जरूर लाती है, चाहे आप मेहनत करते हो चाहे हम मेहनत करते हो। जो जिस चीज़ के लिए मेहनत करता है, ध्यान रखना मेरे हर शेर और शेरनी, मेरा हर भाई और मेरे बहन, मेरे भैया, जो भी मेहनत कर रहा है उसको आने वाले समय में कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। बेरोज़गारी की ज़िंदगी है, कुछ मेहनत कर लिया करो, आने वाले समय के लिए नहीं तो जो दिख रहा है उसके लिए तो कर लो। चलो मैं बात करने वाला हूँ, बात करूँगा हिंदी की। हिंदी देख लीजिए, टेस्ट है 30 क्वेश्चन का, टॉप क्वेश्चन है इसमें। ऑल चैप्टर्स में होंगे अलंकार, संधि, समास, छंद, रस अलंकार, कारक सभी होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण से, यानी कि मान लो व्याकरण का चैप्टर से लेकर सभी का यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन होंगे मेरे भाई। तो बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो भाषा की इकाइयों का अनुक्रम सही बताएंगे। तो आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले जब किसी चीज़ को हम बोलते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले आपकी ध्वनि आएगी, फिर शब्द आएगा, फिर पद आएगा, फिर वाक्य बन जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा डी। डी इसका राइट हो जाएगा मेरे भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग एकदम कड़ी मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रश्न के आधार पर रा किस प्रकार की ध्वनि है। देखो रा जो है वो किस प्रकार की ध्वनि है। तो रा आपकी जो है वो आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रकंपित ध्वनि हो जाएगी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कभी क्वेश्चन आता है कि ला, ला कैसी ध्वनि है। ला को हम पार्श्व ध्वनि कहते हैं और लुंठित ध्वनि कहते हैं मेरे भाई। ला को क्या कहते हैं, लुंठित कहेंगे और पार्श्व कहेंगे। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि रा जो है वो कैसी ध्वनि, तो रा आपकी हो जाएगी प्रकंपित ध्वनि मेरे भाई। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सेकंड का। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 क्वेश्चन कहता है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिस्ट्री में अगर बात करेंगे तो गुप्ता काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गुप्ता काल को। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिस्ट्री की बात करेंगे। अरे हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में हमारे बात करने वाले हैं भक्ति काल। हिंदी में जो है भक्ति काल को क्या कहा जाएगा, क्या कहा गया है, गुप्ता काल कहा गया। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर भक्ति काल को क्या कहा गया है, स्वर्ण काल कहा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 कहता है, देवासुर में कौन सा समास होगा। तो भैया 4 में क्या होगा, देवासुर में कौन सा समास होगा। अब क्वेश्चन यहाँ ये भी बनेगा, तो किस समास के दोनों पद, ध्यान रखना इस चीज़ को, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, उसी का आंसर है समझ लो। तो आप लगाएंगे द्विगु समास, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ये मान लीजिए। तो यहाँ ध्यान रखना, इसका राइट हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन यहाँ बनेगा, देवासुर में देव और असुर आ जाएगा, जहाँ पर अजु और का चिन्ह आ जाए, योजक चिन्ह आएगा, वहाँ द्वंद्व समास होगा मेरे भाई। उसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 क्या कहता है, 5 क्वेश्चन कहता है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता उसे हम क्या कहते हैं। जो धातु के अंत में जोड़ा जाए उसे हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाए उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो इसका राइट डी जाएगा। और जो शब्द के पहले जोड़ा जाता है, उप माने उपसर्ग, तो जब क्वेश्चन आएगा जो पहले जोड़ा जाता है तो उपसर्ग लगाना, ठीक है भाई, उपसर्ग लगाइएगा। उपसर्ग अगर पहले बात करता है तो उपसर्ग लगाएंगे,
और अगर बाद में बात करता है तो क्या लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे भाई, 5 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 ही कहता है, वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्दों को क्या कहते हैं। घोतक शब्दों को क्या कहते हैं। तो देखिए, वस्तु स्थान या भाव या विचार को हम घोतक शब्दों को कहते हैं संज्ञा। संज्ञा किसी नाम, स्थान, किसी का नाम हो, किसी का स्थान हो, समझ रहे, किसी की जात हो। कहते हैं ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड क्वालिटी एंड कंडीशन। तो ध्यान रखना, इंग्लिश में तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन हो जाएगा, प्लेस, थिंग और प्लेस हो जाएगा। प्लेस माने स्थान हो जाता, थिंक उसकी सोच होती है, ठीक है। वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं मेरे भाई। इसका राइट आंसर ए वाला सही हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा ए वाला सही। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त। बात करते हैं, जिस शेर अब इस शेर ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे इस चैनल को। हिंदी बाय ब्रिजेश सर को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने जा रहे हैं। 7 की बात करें, कबीर किसके शिष्य थे। तो देखिए, कबीर दास की बात करना है। तो कबीर दास किसके शिष्य थे, कबीर दास के गुरु। क्वेश्चन आएगा कबीर दास के गुरु कौन थे, तो वहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिए होंगे। अब बताएंगे आप कि कबीर दास के गुरु जो थे वो थे रामानंद। कबीर दास के गुरु जी थे रामानंद। तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा मेरे भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखो, कभी कहता है व्युत्पत्ति के आधार से, तो आप 3 लगाइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। व्युत्पत्ति के ऐसा हिसाब से आप कितने लगाएंगे, कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। व्युत्पत्ति के हिसाब से हमारे 3 होते हैं, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला जाएगा। अब 3 कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है आपका, वो हो जाता है भाववाचक, ये हो जाएगा भाववाचक। दूसरा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। तीसरा हो जाएगा जातिवाचक। तो ये हो जाएंगे तीनों, क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक, ये आपके हो जाएंगे तीनों। तो ध्यान रखना, इसका व्युत्पत्ति के आधार पर जब पूछता है तो 3 लगाइएगा आंसर में। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आंसू का बहुवचन शब्द क्या होगा। मेरे दोस्त, आंसू का बहुवचन शब्द आंसू ही होता है। आंसू गिरते हैं, ठीक है। अगर आंसू आ जाए, बात आ जाए, तो ध्यान रखना वहाँ पर बहुवचन क्या होगा, वहाँ पर आंसू ही हो गए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मेरे दोस्त। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप ध्यान रखिए, मेहनत करिए और समझते रहिए। तो इसका राइट आंसर ये वाला जाएगा। आंसू का हमेशा बहुवचन आंसू ही होगा, बात का बहुवचन बात ही होगा, मीठा का बहुवचन मीठा ही होगा। समझ रहे हो, ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आभूषण का विलोम शब्द क्या होगा। आभूषण का विलोम शब्द क्या होगा, तो ध्यान रखना आभूषण का दूषण हो जाएगा। तो सी वाला इसका राइट होगा मेरे भाई, क्योंकि आभूषण का दूषण हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की, ठीक है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी। हिंदी साहित्य की, ये साहित्य का क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ साहित्य से मैंने क्वेश्चन डाला, इसमें ध्यान रखिएगा। साहित्य में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, बहुत बार। तो क्वेश्चन कहता है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, इंदुमती। इंदुमती वो एक ऐसी कहानी है जो फर्स्ट कहानी कहलाएगी आपकी। तो ध्यान रखना कि इंदुमती आपकी जो है वो कहलाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि पल्लव, ये पल्लव जो है ये पंत की है और कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आई होप आपको समझ में आया। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन होता है, रस कितने प्रकार के होते हैं। देखो भाई, मेरे कहते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं। अगर रस टोटल की बात करता है तो 11 होते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार हम कहेंगे 8, ठीक है। और वैसे अगर क्वेश्चन में 7 मतलब 11 भी ना हो 8 भी ना हो तो 9 लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो शांत रस है, शांत रस को हमारे भरत मुनि जी ने रस नहीं कहा है। तो ध्यान रखना कि वहाँ पर आप लोग लगाए को टोटल में 11 कहेंगे, तो इसका राइट आंसर जाएगा 11, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की।
क्वेश्चन नंबर 14 का था तेंदुआ कौन सा शब्द होगा। तेंदुआ जो है कौन सा शब्द है। तो भैया तेंदुआ आपका देशज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तेंदुआ आपका देशज शब्द हो जाएगा। तो आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ऊंचा विशेषण है, ऊंचा क्या विशेषण है, कौन सा विशेषण है। तो ध्यान रखना, ऊंचा, लंबा, मोटा, चौड़ा, पतला, जितना भी होता है, गोल, मटोल, ये सब क्या होंगे, ये सब आपके हो जाएंगे गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण है। विशेषण तो है पर कौन सा है, गुणवाचक विशेषण होगा। लंबा, मोटा, पतला, छोटा, ये सब उसके गुण होते हैं मेरे भाई। आई होप इसको समझ में आ रहा होगा। तो इसका बी वाला मतलब 2 वाला राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो मेरे दोस्त आप ध्यान रखना, 343 में संघ की भाषा दी गई है। और अगर विकास की बात करता है मेरे भाई, विकास की बात जब भी आएगी तो ध्यान रखना 351 डेवलपमेंट जब भी भाषा का डेवलपमेंट आएगा तो ध्यान रखना 351 लगाएंगे आप। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा 343 का बी वाला राइट हो जाएगा मेरे भाई। तो ध्यान रखना, संविधान में जब भी संघ की बात करता तो 343 लगाइएगा, और अगर डेवलपमेंट की बात करता, विकास की बात करता तो 351 लगाइएगा मेरे दोस्त। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पैर का कौन सा लिंग है, जो पैर है वो कौन सा लिंग है। क्वेश्चन कह रहा है जो पैर होता है वो कौन सा लिंग है। तो मेरे दोस्त पैर आपको दिख रहा होगा। पैर कभी आप ये नहीं बोल सकते पैर अच्छी थी, पैर अच्छे होंगे ऐसा बोले होगा आपने भी। कहा होगा यार तुम्हारे पैर बहुत अच्छे हैं। चाहे वो लड़की हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबके ही पैर जो होते हैं वो पुरुष लिंग होते हैं मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर ए वाला मेरे भाई हो जाएगा। आई होप अब समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर कहता है हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव मतलब नहीं है, बच्चे जाते हैं देखते देखते हैं नहीं, तो वो क्या कर देते हैं, नहीं देखते हैं, वहाँ पे हनुमान का लगा के चले जाते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि यहाँ पे हनुमान के पर्यायवाची पवन सुत हो सकता है, अंजनी पुत्र है, मारुति नंदन है, ये सारे हनुमान के हैं। तो ये भैया आपके 3 जो है हनुमान के। वांगे जो विनायक है, विनायक वो गणेश भगवान का है, गणेश भगवान का है विनायक, गणेश भगवान का है विनायक, लंबोदर, ये सब क्या है, गणेश भगवान के हैं। तो आई होप इसका आंसर डी हो जाएगा राइट मेरे भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पाप और पुण्य में कौन सा समास होगा। तो 19 क्वेश्चन कहता है पाप और पुण्य में कौन सा समास होगा। तो देखिए मेरे दोस्त में द्वंद्व समास हो जाएगा, पाप और पुण्य, इसमें योजक चिन्ह आ जाता है बीच में। तो ध्यान रखना द्वंद्व समास हो जाए तो इसका आंसर 3 वाला राइट हो जाएगा, मतलब सी। आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से हैं मेरे दोस्त। ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से हैं, देखिए ओष्ठ व्यंजन की बात करेंगे तो पहले आपके चाचा ये हो जाएंगे आपके तालु, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे तालु। आप टाटा ये हो जाएगा मुर्धा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मुर्धा, आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुर्धा। अब बात करते हैं ताता ये हो जाएगा आपका दंत। अब बात करते हैं फा। तो यार ध्यान रखना ओष्ठ जब भी आप बोलेंगे फा में आपके दोनों लिप्स आपस में क्या होंगे, टकराएंगे और जुड़ जाएंगे। फा बोलेंगे तो एकदम दोनों ओठ आपके बोलेंगे। तो यही आपका राइट आंसर डी हो जाएगा मेरा भाई, फा भा, ये आपके हो जाएंगे ओष्ठ व्यंजन। आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। अब बात करते हैं हर शेर और शेरनी की, कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियस ले लेना मेरे भाई और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो यारा लावा जो हैं आपके वो अंतस्थ व्यंजन है मेरे भाई, और सासा ये आपके हो जाते हैं उस व्यंजन। तो इनकी संख्या भी 4 होती है मेरे भाई। तो ये कौन से व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है मेरे भाई। अब बात आपको समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है तिरंगा में कौन सा समास होगा। तो भैया तिरंगा में आपका क्या होगा, तिरंगा में आपका द्विगु समास हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसका क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाची उत्तर पद की प्रधानता होती है मेरे भाई, उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में आप चले जाएंगे, तत्पुरुष का ये छोटा भाग मान लीजिए, भाई मान लीजिए, साथी मान लीजिए। तत्पुरुष का ये छोटा साथी है। तत्पुरुष का भी उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। और इसमें कर्मधाराएं भी होता है, जो कर्मधाराएं का भी उत्तर पद प्रधान होता है मेरे भाई। तो समास में आपको पता ही होगा कि
सिर्फ द्वंद्व समास होता है, उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, अव्ययभाव में पूर्व पद प्रधान होता है मेरे भाई, और बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरा पद प्रधान होता है। बाकी तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है, और आपका कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है मेरे भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वाला द्विगु समास। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो विज्ञान शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब होता है पहले लगने वाला, उप माने पहले होता है। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो पहले लगने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका? वी। वी हो जाएगा, वी प्लस ज्ञान। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा मेरे दोस्त, सी वाला राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? यहाँ भी उपसर्ग की बात करता है, यहाँ भी उपसर्ग का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो दिमाग लगाएगा, चिरायु में कौन सा उपसर्ग आना चाहिए? चिरायु में आपका उपसर्ग आएगा चिरधन आयु। चिरधन आयु हो जाएगा मेरे दोस्त, चिरधन आयु। तो यहाँ पर आपका बी राइट होगा मेरे दोस्त। चिरायु में चिर आएगा, तो इसका बी वाला राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। कौन सा राइट होगा? बी वाला इसका राइट होगा मेरा भाई। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25 की। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो भैया अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपकी 4 होती है। कौन कौन होते हैं? यारा लावा होते हैं, या रा और ला और वा, ये चारों आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। सासा सासा हा हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है 26 नंबर क्वेश्चन है, निराशा का सही संधि विच्छेद करेंगे आप। तो निराशा का सही संधि विच्छेद करिए तो आपका हो जाएगा, ये विसर्ग संधि है मेरे दोस्त, तो इसमें आपका सी वाला राइट हो जाएगा। इसका हो जाएगा नि धन आशा। तो ये आपका संधि जब पूछता है तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी, और इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ये विसर्ग संधि है, तो नि धन आशा। समझ रहे मेरे दोस्त? आए हो, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। हिंदी साहित्य के, ये भी साहित्य से क्वेश्चन लिया गया, हिंदी साहित्य के रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य के जनक कौन है, रचयिता कौन है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया है। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम तो सुना ही होगा आपने। यही इनके क्या है? जनक है, जनक। क्या है? जनक है, रचयिता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक रचना है चिंतामणि, आपने सुनी होगी। क्या है? चिंतामणि, तितली, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं मेरे दोस्त। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 कहता, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है मेरे दोस्त? ध्यान रखना, जहां पर या, वा, रा और ला शब्द बीच में आता है, उसमें कोई भी शब्द कटा हुआ आधा अक्षर जुड़ा होता है, तो ध्यान रखना वो आपकी यड़ संधि होगी मेरे दोस्त। कौन सी संधि होगी? वो आपकी यड़ संधि होगी। यारा लावा जहाँ पर आ जाए उसमें आधा वर्ड जुड़ा हो तो वो आपकी यड़ संधि होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका सी वाला राइट होगा मेरे भाई। हर शेर और शेरनी से कहना चाहूँगा मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जितने भी अभी तक आपने दिवाली के रसगुल्ले खाए हैं वो यहाँ पर दिमाग लगाइए और निकालिए। अगर आप 30 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन में से अगर आप 25-26 क्वेश्चन अगर टॉप लेवल के करते हैं ना, तो आप ध्यान रखना कि थोड़ी तैयारी आपकी ठीक चल रही है। ऐसे ही मेहनत लगातार करते रहिए और एकदम राहों में रुकना नहीं है, एकदम बढ़ते रहिए एकदम अच्छे से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में बताएं कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। अरे द्वित्व व्यंजन के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं होगा मेरे भाई। आपको तो बस ओस व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, यही सब आपने पढ़े होंगे, और संघर्षी व्यंजन नहीं पढ़े होंगे। पढ़े भी होंगे तो आपको याद नहीं होगा। द्वित्व व्यंजन कौन व्यंजन होते हैं मेरे दोस्त? तो आप देख लेना, जिसमें क्या है ना, पूरे अक्षर में आधा अक्षर जुड़ जाता है, जैसे दिल्ली, जैसे दिल्ली बिल्ली, तो जैसे सिक्का। तो आप ध्यान रखना इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा मेरे दोस्त। द्वित्व व्यंजन इसका सी वाला हो जाएगा मेरे दोस्त। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। सासा साहो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो भैया मेरे दोस्त देखो, उस व्यंजन अभी तक तो आपने पढ़े होंगे, अब इसके अलावा आप इनको नहीं बता सकते हैं क्या कहलाते हैं। तो आप दिमाग लगाइए,
कि दिमाग लगाइए कायदे से। ये क्वेश्चन का आंसर जाएगा आपका संघर्षी, संघर्षी जाएगा इसका आंसर, सी वाला इसका राइट होगा मेरे दोस्त। तो आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा मेरे दोस्त? तो बहिरंग का अतरंग होगा मेरे भाई, बहिरंग का अतरंग होगा, इसका ए वाला राइट होगा। तो जिस शेर और शेरनी ने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो जय हिंद जय भारत, मेरे साथ जुड़े रहिए हिंदी भाई ब्रजेश सर के साथ, और आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा।